हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं साइंस क्लास 8 एनसीईआरटी चैप्टर 2 दैट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फू। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये हमारे फ्रेंड्स हैं, मतलब ये हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, ये हमारी हेल्प करते हैं। लेकिन साथ ही साथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये हार्मफुल भी होते हैं। तो मतलब कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो फ्रेंडली होते हैं और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये कैसे होते हैं, नॉन फ्रेंडली होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इतने छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि इन्हें हम अपनी नेकेड आई से भी नहीं देख पाते। हम अपनी आंखें छोटी भी कर लेना तो भी हमें ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं दिखते, ठीक है। ख़ास तौर पे तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सिंगल सेल्ड होते हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम माइक्रोब्स भी बोलते हैं। तो बेसिकली ये चार इनके मेजर ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गे। तो microorganisms are classified into four major groups: bacteria, fungi, protozoa and some algae. अब सवाल ये उठता है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते कहाँ पर हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये हर टाइप के एनवायरनमेंट में हमें देखने को मिलते हैं। चाहे जितनी ठंड हो, जितनी गर्मी हो, चाहे डेजर्ट हो, चाहे मार्शी लैंड हो, हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर टाइप के एनवायरनमेंट में देखने को मिलते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बेसिकली सिंगल सेल्ड भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। सिंगल सेल यानी कि एक सेल होगा, जैसे कि बैक्टीरिया है, कुछ एल्गे, प्रोटोजोआ, उन सब में क्या होता है, सिंगल सेल होता है। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मल्टी सेलुलर भी होते हैं, जैसे कि एल्गे हो गया, फंजाई हो गया, राइट। सो microorganisms may be single cell, bacteria, some algae, protozoa or multicellular algae and fungi can survive under all types of environment ranging from ice cold climate to hot springs and desert to marshy lands, ठीक है। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर भी दिखाई देते हैं। इवन ह्यूमंस की बॉडी के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। फिर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो फ्रीली भी एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे मान लो अमीबा है, अमीबा जो है अकेले रहता है। फिर फंजाई और बैक्टीरिया जो हैं ये झुंड में रहते हैं, कॉलोनीज़ में रहते हैं, ठीक है। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा कैन लिव alone while fungi and bacteria may live in colonies, and growth of some microorganisms depend on other organisms while other organisms exist freely, ठीक है। तो कहने का मतलब सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो मीन्स छोटा, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बिल्कुल छोटे होते हैं, टू स्मॉल, कि इन्हें हम अपनी नेकेड आई से भी नहीं देख पाते, हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, ठीक है। फिर हमने देखा कहाँ पर रहते हैं, ये हर टाइप के एनवायरनमेंट में रहते हैं, चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, चाहे डेजर्ट हो, चाहे मार्शी लैंड हो, हमें हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं। ये बॉडी के अंदर भी होते हैं, बॉडी के बाहर भी होते हैं। कुछ अकेले रहते हैं, कुछ झुंड में रहते हैं। अकेले कौन रहते हैं, अमीबा। फंजाई बैक्टीरिया जो है कॉलोनीज़ में रहता है। फिर हम देख सकते हैं कि ये हमारा बैक्टीरिया है, फंजाई है, प्रोटोजोआ है, एल्गे है। फिर बैक्टीरिया के भी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा ये कोकाई है, बेसिलस है। कोकाई जो है ये स्पेरिकल शेप्ड है, बेसिलस जो है रॉड शेप्ड है। फिर ये स्पाइरोचीट है, ये कैसा है, स्पाइरल शेप्ड है। फिर स्ट्रेप्टोकोकाई है, डिप्लोकोकाई है, विब्रियो है, स्पिरिलियम है, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। फिर अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये हेल्पफुल कैसे हैं, ये हमारे फ्रेंड्स कैसे होते हैं, ठीक है। यही हमारा मेन मोटिव है इस चैप्टर में पढ़ने का, कि हमें यहाँ पे पढ़ना है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये हेल्पफुल भी हैं और हार्मफुल भी हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ये हेल्पफुल कैसे होते हैं, ठीक है। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ना, ये हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो बेनिफिशियल होते हैं, लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हार्मफुल, डेट्रीमेंटल होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेंडली यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं, एक तो सबसे पहले ये अलग अलग तरीके में हमारी हेल्प करते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अल्कोहल
किससे बनती है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ब्रेड, केक, मेडिसिन, इवन एग्रीकल्चरल क्लीनिंग में भी, एनवायरमेंटल क्लीनिंग में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प करते हैं, ठीक है। कर्ड, ब्रेड कौन बनाता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपने देखा होगा कि रात को क्या करती है मम्मी? रात को मम्मी मिल्क ले लेती है, उसमें थोड़ी सी दही मिला देती है, ठीक है, और उसको वो रात को अच्छे से कवर करके रख देती हैं। फिर आप सुबह जब देखते हो कि अब जो पूरा है वो किस में कन्वर्ट हो चुका है? वो दही में कन्वर्ट हो चुका है, कर्ड में कन्वर्ट हो चुका है। तो ऐसा क्या हुआ कि हमने लिया तो मिल्क था इतना सारा, लेकिन उसमें हमने थोड़ी सी कर्ड मिलाई थी, और जब हमने सुबह देखा तो अब वो पूरी कर्ड बन गई है। ऐसा क्या हुआ? तो एक लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम होता है जो कि क्या करता है? मिल्क में मल्टीप्लाई होता है और वो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो अब इससे चीज़ भी बनती है, पिकल्स बनते हैं, बाकी के फूड प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। फिर बैक्टीरिया और ईस्ट जो है बेसिकली ये फर्मेंटेशन में हेल्प करता है। फर्मेंटेशन का मतलब क्या होता है? कि शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। फिर राइस बैटर में भी यूज़ होता है, इडलीस बनाने के लिए, डोसास बनाने के लिए। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये एक तो सबसे पहले कर्ड, ब्रेड, केक्स, अल्कोहल, मेडिसिन्स, फिर इडली, डोसा, इन सब में क्या है? इन सब में फर्मेंटेशन होती है, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम ईस्ट को डो में मिक्स करते हैं तो क्या होता है? वो ना मल्टीप्लाई करती है और उससे कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स जो हैं वो बनते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? जिसकी वजह से जो डो होता है वो फूल जाता है, वो ज़्यादा अमाउंट में हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए ईस्ट जो है इससे ब्रेड बनता है, केक्स बनते हैं, जो बेक्ड फूड्स होते हैं उसमें भी ईस्ट को यूज़ किया जाता है, ठीक है। एक पाउडर होता है बेसिकली, उसको हम ना केक में मिलाते हैं, ब्रेड में मिलाते हैं, और जब वो उसे डो में मिक्स किया जाता है उसमें वो मल्टीप्लाई करता है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से जो डो है वो रेस हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हैं? जैसे कि सबसे पहले ईस्ट जो है इसे अल्कोहल, वाइन, विनेगर, इन सब की प्रोडक्शन होती है। इसमें क्या होता है? बेसिकली ईस्ट को नेचुरल शुगर पे ग्रो किया जाता है, जैसे कि फ्रूट जूसेस पे ग्रो कर देंगे, ग्रेप्स हो गया, ग्रेन्स हो गया, बार्ले, वीट, राइस एंड सो ऑन। फिर उससे अलग अलग टाइप की अल्कोहल्स बनती है, अल्कोहल, वाइन, बियर एट्सेट्रा, ये सब चीज़ें बनती हैं। तो फर्मेंटेशन बेसिकली है क्या? कि शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करना। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कह रहा है कि वी आर नॉट ऑल बैड। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो हार्मफुल हैं, लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बेनिफिशियल भी हैं, राइट। फिर उसके बाद मेडिसिन्स बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये हेल्प करते हैं। जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये मेडिसिन्स बनाते हैं, एंटीबायोटिक्स बनाते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? ऐसी मेडिसिन्स जो होती हैं जो किसी भी डिसीज़ कॉजिंग एजेंट को क्या कर रही है? किल कर रही है या उसकी ग्रोथ को स्टॉप करती है, ठीक है। डिसीज़ कॉजिंग एजेंट मतलब कि ऐसा एजेंट जो हमारी बॉडी में बीमारी ला सकता है, डिसीज़ कॉज कर सकता है हमारी बॉडी को। तो एंटीबायोटिक्स और मेडिसिन्स हैं क्या? कि ये क्या कर रही हैं? ये उस डिसीज़ कॉजिंग एजेंट की ग्रोथ को स्टॉप कर देती हैं या फिर उसे किल कर देती हैं, ठीक है। फिर एंटीबायोटिक्स में आपको पता है एक स्ट्रेप्टोमाइसिन है, एरिथ्रोमाइसिन है, फिर एजिथ्रोमाइसिन है, पेनिसिलिन है, राइट। फिर वैक्सीन्स में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ होता है, ठीक है। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में वैक्सीन्स बेसिकली कैसे बन रही हैं? तो देखो, जब कोई भी पैथोजन मतलब कि डिसीज़ कॉजिंग एजेंट, ठीक है। तो डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी में कोई भी डिसीज़ लाएगा, ये सबसे पहले हमारी बॉडी में एंटर करता है, ठीक है। फिर हमारी बॉडी में अगर ये आ रहा है डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो हमारी बॉडी जो है उस डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ना स्टार्ट करती है, तो एंटीबॉडीज़ बनती हैं, ठीक है।
अब जैसे कोई भी अगर कंट्री में दुश्मन आएगा तो जो सोल्जर्स है वो एक्टिव हो जाते हैं ना, ऐसे ही हमारी बॉडी में सोल्जर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम एंटीबॉडीज़ बोलते हैं। ठीक है, तो कोई भी अगर डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर करता है, यानी कि पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है, तो हमारी बॉडीज़ जो हैं एंटीबॉडीज़ बनाती हैं। ठीक है, तो ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये हमारी बॉडी में ही रहती हैं और जिसकी वजह से हम काफ़ी प्रोटेक्टेड रहते हैं बहुत सारे डिसीज़ेस से। एंड वैक्सीनेशन बेसिकली है क्या, वैक्सीनेशन एक बायोलॉजिकल एजेंट होता है जो हमारी बॉडी में क्या करता है, जो हमारी बॉडी को कहता है कि भाई तुम एंटीबॉडीज़ को बनाओ। कोई भी अगर तुम्हारी बॉडी को इलनेस हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो ये हमारी बॉडी को कहेगा कि बॉडी तुम एंटीबॉडी बनाओ इस पर्टिकुलर इलनेस के लिए। ठीक है, तो एज अ रिज़ल्ट जो वैक्सीनेशन है ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट दैट स्पेसिफिक डिसीज़। फिर बहुत सारे डिसीज़ेस जैसे पोलियो हो गया, टीबी है, चिकन पॉक्स है, हेपेटाइटिस है, तो बच्चों में ना रूटीनली वैक्सीनेशन लगती रहती है ताकि अगर उनकी बॉडी में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है, देखो पोलियो के लिए दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, टीबी के लिए दूसरा है, चिकन पॉक्स के लिए दूसरा है, हेपेटाइटिस के लिए दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो हम ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना ये बेसिकली क्या करते हैं कि हमारी बॉडी में अगर वैक्सीन लग जाती है, वैक्सीन में भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही यूज़ करते हैं, डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं बेसिकली। तो अगर हमारी बॉडी में वैक्सीनेशन लगती है तो क्या होता है कि ये जो वैक्सीनेशन है ये हमारी बॉडी को कहती है कि तुम एंटीबॉडीज़ बना लेना, कि जब कभी भी कोई भी पोलियो को कॉज करने वाला कोई आता है, टीबी को कॉज करने वाला कुछ आता है, तो हमारी बॉडी हेल्प करेगी हमें उससे लड़ने के लिए। ठीक है, कोविड वैक्सीन जो है उसका सेम पर्पस है। फिर उसके बाद और क्या क्या यूजेस होते हैं, एक तो सबसे पहले सॉइल की फर्टिलिटी भी इंक्रीज़ करता है। ठीक है, जैसे कुछ बैक्टीरिया हैं जैसे राइजोबियम है, ये सॉइल में मिलता है, ये बेसिकली जो लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं ना उनकी रूट्स में हमें देखने को मिलता है। ये क्या करता है, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से सॉइल जो है वो नाइट्रोजन से रिप्लेनिश होती है एंड सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है, क्रॉप आउटपुट बढ़ता है। और क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, ये हमने बेसिकली पढ़ा था चैप्टर 1 में, हमने बेसिकली ये देखा था। तो हमने ये क्या देखा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये क्या करते हैं, जो भी डेड प्लांट है, डेड एनिमल है, वो अगर मरते हैं, अगर प्लांट और एनिमल अगर उनकी डेथ होती है तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये इन्हें डिकम्पोज करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये डिकम्पोज हो जाते हैं और ये सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर ये सॉइल में चले जाते हैं, फिर सॉइल में न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं, तो जो भी प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो वापस से उस न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे एनवायरनमेंट जो है वो क्लीन होती रहती है। ठीक है, जो डेड प्लांट्स हैं, डेड एनिमल्स हैं, वो डिकम्पोज होते हैं, नहीं तो ऐसे पड़े रहते डेड प्लांट्स और एनिमल्स, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते तो हमारी एनवायरनमेंट भी क्लीन नहीं होती। ठीक है, फिर उसके बाद अब हम बात करेंगे हार्मफुल माइक्रोब्स की। तो हमने अभी तक क्या देख लिया, फ्रेंडली माइक्रोब्स देख लिए, जहाँ पे हमने क्या देखा, जहाँ पे हमने देखा कि ये जो माइक्रोब्स हैं इससे अल्कोहल, ब्रेड, केक्स, मेडिसिन्स, एग्रीकल्चर में यूज़ है, एनवायरमेंटल क्लीनिंग में इसका यूज़ है, कर्ड बनती है, ब्रेड बनता है, इसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम जो है इससे क्या बन रही है, इससे कर्ड बनती है, ये आप याद रखना, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम। ठीक है, फिर चीज़, पिकल्स, बाकी के फूड प्रोडक्ट्स बनते हैं, फिर फर्मेंटेशन में क्या होता है कि शुगर से अल्कोहल बन जाती है, ईस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, मेडिसिनल यूजेस होते हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है, एनवायरनमेंट क्लीन अप होता है, राइट। अब हम बात करते हैं हार्मफुल माइक्रोब्स की। ठीक है, तो जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पे बोला था कि हमारे बॉडी में कोई भी अगर जैसे ये डिसीज़ेज़ होते हैं, जैसे कि मान लो ये टीबी है, इतने सारे हैं, पोलियो है, स्मॉल पॉक्स है,
इतनी सारे जितने भी इलनेस है ये सब कौन कॉज करते हैं, ये सब माइक्रोब्स ही कॉज करते हैं, ठीक है। इन्हें हम पैथोजेंस भी बोलते हैं, राइट। अब ये ना बेसिकली जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, ये हर जगह हमें पाए जाते हैं, हर जगह, चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, डेजर्ट हो, मार्शी लैंड हो, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें हर जगह मिलते हैं। तो ये एयर में प्रेजेंट है, जो हम एयर ब्रीथ करते हैं वहाँ पे ये माइक्रोब्स प्रेजेंट है, जो हम पानी पीते हैं उसमें भी ये प्रेजेंट है, जो हम खाना खाते हैं उसमें भी प्रेजेंट है। तो ये जो पैथोजेंस है ये हमारी बॉडी में एंटर करते हैं थ्रू द एयर वी ब्रीथ, थ्रू द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट, ठीक है। एंड मान लो कोई इन्फेक्टेड पेशेंट है, इन्फेक्टेड पर्सन है, ठीक है, और वो नॉर्मल पर्सन के कांटेक्ट में आ गया तो उसे भी वही सेम बीमारी हो सकती है, राइट। तो हम कहते हैं ना इन्फेक्शन हो जाता है, अगर जैसे किसी को कोल्ड है, कफ है, वो नॉर्मल पर्सन के साथ बैठ जाए तो उसे भी कोल्ड कफ हो जाता है, राइट। So pathogens enter our body through the air we breathe, the water we drink or the food we eat. They can also get transmitted by direct contact with an infected person or carried by an animal. Microbial disease that can spread from an infected person to healthy person through air, water, food or physical contact are called communicable disease. तो इन्हीं को ही हम communicable disease कहते हैं कि जो एक infected person से healthy person में क्या हो जाए, spread हो जाए। ऐसे माइक्रोबियल डिसीजेस जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में स्प्रेड हो जाते हैं थ्रू एयर, वाटर, फूड, फिजिकल कांटेक्ट, उन्हें हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिसीज़, ठीक है। जैसे कि कॉलेरा है, कॉमन कोल्ड है, चिकन पॉक्स है, ट्यूबरक्यूलोसिस है। अभी जैसे मैंने आपको बताया था, व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीजेस, फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ moisture carrying thousands of viruses are spread in the air. The virus may enter the body of a healthy person while breathing and cause infection. There are some insects and animals which act as carriers of disease causing microbes. Housefly is one such carrier, ठीक है। अब ये जो हाउस फ्लाइज होती है ना, बेसिकली ये गार्बेज, एनिमल एक्सक्रीट्रा के ऊपर हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो पैथोजेंस जो है इनकी बॉडी पे आके स्टिक हो जाता है, और वही अगर फ्लाई हमारी बॉडी पे आके बैठ जाए, है ना, कभी कभी हमारे हाथ के ऊपर आके बैठ जाती है, तो वो हमारी बॉडी में क्या कर रही है, इन्फेक्शन को स्प्रेड कर रही है। तो इन्हीं को ही हम कैरियर भी बोलते हैं कि एनिमल्स जो हैं ये भी कैरियर होते हैं, राइट। और हमें भी वही प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे डेंगू होता है, मलेरिया होता है, ये इन्हीं से ही तो होता है ना। So when these flies sit on uncovered food, they may transfer the pathogen. Whoever eats the contaminated food is likely to get sick. अब मान लो आप चाय पी रहे हो, आप चाय में कोई भी मच्छर आके गिर गया, और मान लो वही मच्छर किसी एक्सक्रीटा पर, किसी गंदी जगह पर बैठा हो और वहाँ से उसने इन्फेक्शन को कैरी कर लिया और वो चाय में आके गिर गया और वही चाय आप पी गए, सो यू कैन इमेजिन कि आप ऑफकोर्स सिक होगे, राइट। सो इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड, है ना। खाने में भी वो बैठ जाते हैं, स्पेशली जब शादियां जो है गार्डन्स में होती है रेनी सीजन के टाइम पर, राइट। सो अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड। अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ कैरियर इज द फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया प्लाज्मोडियम। फीमेल एडिस मॉस्किटो एक्ट एज अ कैरियर ऑफ डेंगी वायरस, राइट। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है कि जो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो है इससे तो हमें मलेरिया कॉज होता है, और जो फीमेल एडिस मॉस्किटो है इससे क्या हो रहा है, डेंगू हो रहा है, राइट। फीमेल ही क्या कर रही है, फीमेल मलेरिया भी कॉज कर रही है, डेंगू भी कॉज कर रही है, लेकिन एनोफिलस जो है ये मलेरिया कॉज करती है, और एडिस मॉस्किटो है ये कॉज क्या करती है, डेंगू को कॉज करती है, राइट। फिर हमें यहाँ पे माइक्रोबियल डिसीज़ेस के बारे में बताया हुआ है, जैसे कि लेट्स से ये हमारा कोलेरा और टाइफॉइड है, इसे कौन कॉज करता है, इसे बैक्टीरिया कॉज करता है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, मतलब कि कोलेरा जो है गंदे पानी या गंदा खाने की वजह से होता है, टाइफॉइड जो है गंदा पानी पीने की वजह से होता है, राइट। अब इसे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि आप प्रॉपर हाइजीन को मेंटेन करो, गुड सैनिटरी हैबिट्स होनी चाहिए, राइट। प्रॉपरली कुक्ड फूड खाओ, बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर को पियो, वैक्सीनेशन, राइट। ऐसे ही टीबी है वो बैक्टीरिया कॉज करता है, और कैसे वो
टीबी होती है एयर से होती है ना, एयर में इन्फेक्शन हो जाता है। फिर मीज़ल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, ये वायरस से होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर, एयर कॉन्टैक्ट, एयर वाटर। इसमें भी वही प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं कि अगर जैसे किसी को लेट से टीबी है, मीज़ल्स है, चिकन पॉक्स है, पोलियो है, उसे कहते हैं कि उसे अकेले रहने दो, उसके साथ कोई मत जाओ, है ना, नहीं तो हमें भी हो जाएगा इन्फेक्शन। सो कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स। तो आई रिमेंबर कि मेरी फैमिली में किसी को टीबी हुई थी, तो उसमें क्या हुआ था कि उस पेशेंट के जितने भी चीज़ें थी, जैसे कि इवन यूटेंसिल्स जो थी वो भी अलग कर दिए थे, है ना। फिर उस पेशेंट को रूम भी अलग दे दिया था, राइट। सो कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स। और वैक्सीनेशन जो है वो तो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। फिर हेपेटाइटिस ए वायरस से होता है और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, वाटर है। एंड इसमें क्या है कि साफ़ सुथरा पानी पियो, वैक्सीनेशन लो, है ना। बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर जो है वो प्रेफर करो। मलेरिया जो है ये प्रोटोजोआ से होता है और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, मॉस्किटो है। एंड इसमें मैंने अभी आपको बताया था कि कौन सा कॉज करता है मलेरिया, एनोफिलिस, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो कॉज करती है, राइट। सो इसमें क्या है कि मॉस्किटो नेट यूज़ करो, रिपेलेंट्स यूज़ करो, स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज़ बाय नॉट अलाउइंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग्स। तो बेसिकली क्या होता है कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि ड्रम में ना पानी को फिल करके रख देते हैं, ठीक है, और वो फिल रहता है, काफ़ी टाइम बीत जाता है। तो ना क्या होता है कि जो ये पानी होता है ना, इसमें क्या होता है, इसी में ही ये जो मॉस्किटोज़ हैं इसमें वो रहना स्टार्ट कर देते हैं और वो जो पानी है वो गंदा हो जाता है। और इससे क्या होता है, इससे हमें अलग अलग टाइप के डिसीज़ेज़ होते हैं। तो ज़्यादा देर तक पानी को स्टोर नहीं करना चाहिए, राइट। सो यूज़ मॉस्किटो नेट एंड रिपेलेंट, स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज़ बाय नॉट अलाउइंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग्स, ठीक है। फिर उसके बाद डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स। तो एनिमल्स में भी क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डिसीज़ कॉज करते हैं, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल एंथ्रेक्स है। एंथ्रेक्स जो है ये एक बेसिकली ह्यूमन में तो है ही, और एक कैटल डिसीज़ होता है। ये कौन कॉज करता है, बैक्टीरिया कॉज करता है, ठीक है। फिर उसके बाद प्लांट्स में भी जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं डिसीज़ कॉज करते हैं, जैसे कि वीट में, राइस में, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल, अदर्स, इन सब में डिसीज़ कॉज होता है। तो बेसिकली हमें पता कैसे चलता है कि कोई भी प्लांट है उसमें डिसीज़ क्या है, क्या सिम्टम्स क्या होते हैं। तो एक तो सबसे पहले जो है क्रॉप जो है वो कम उसकी ईल्ड होती है ना। तो इन्हें हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, प्लांट्स में कुछ सर्टेन केमिकल्स उसमें हम स्प्रे कर देते हैं जिसकी वजह से माइक्रोब्स जो है वो किल हो जाते हैं। अब जैसे हमें यहाँ पे प्लांट डिसीजेस के बारे में बताया हुआ है, सिट्रस कैंकर जो है ये कौन कॉज करता है, बैक्टीरिया कॉज करता है, ठीक है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयर है। फिर रस्ट ऑफ वीट, फंजाई, एयर सीड्स। फिर येलो वेन मोसेक ऑफ भिंडी, भिंडी को हम ओकरा बोलते हैं, ये कौन कॉज करता है, वायरस कॉज करता है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, इंसेक्ट है, ठीक है। सिट्रस कैंकर बैक्टीरिया, रस्ट ऑफ वीट फंजाई एंड येलो वेन मोसेक ऑफ भिंडी ओकरा इज वायरस। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इंसेक्ट। देखो ये टेबल इंपॉर्टेंट है, राइट। सो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। रस्ट ऑफ वीट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कॉज करता है, फंजाई। सिट्रस कैंकर बैक्टीरिया, येलो वेन मोसेक ऑफ भिंडी ओकरा दैट इज वायरस। फिर और क्या क्या हार्मफुल यूजेस हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। तो some microorganisms can harm humans, plants and animals in a variety of ways and cause disease. Pathogens as previously stated are disease causing microorganisms. Disease causing microorganisms in humans. Pathogens that are harmful to humans enter the body through the air, water and food. They can be transmitted to others through contact with an infected person or through an animal or insect, right. Then after that कम्युनिकेबल डिसीज़ क्या होते हैं, ये अभी हमने पढ़े थे। ऐसे डिसीजेस
दैट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू कॉन्टैक्ट वाटर और द एयर फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। ठीक है, फिर उसके बाद ये वही है जो हम प्रीवियसली देख कर आए हैं। ओके, देन फूड पॉइजनिंग क्या होता है कि जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो फूड को कंटामिनेट कर देते हैं। ठीक है, और वही फूड को अगर मान लो एक हेल्दी इंडिविजुअल ने खा लिया तो उससे क्या होता है, उसे फूड पॉइजनिंग हो जाती है, उसे वॉमिटिंग आती है और इतनी ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है कि उस हेल्दी इंडिविजुअल को हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ता है। ठीक है, सो फूड पॉइजनिंग होती किस वजह से है, जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंटामिनेटेड फूड को खा लेते हैं। ठीक है, फिर कुछ फूड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जैसे कि केमिकल मेथड्स, जैसे कि सॉल्ट और एडिबल ऑयल्स जो हैं, ये बेसिकली क्या करते हैं, ये बेसिकली ऐसे केमिकल्स होते हैं मान लो कि जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को चेक करते हैं। ठीक है, सॉल्ट्स और एडिबल ऑयल्स हो गए और इन्हें हम प्रिजर्वेटिव्स भी बोलते हैं, है ना। अब पिकल होता है, पिकल अचार, उसमें हम सॉल्ट को डालते हैं, एसिड प्रिजर्वेटिव को डालते हैं ताकि कोई भी माइक्रोब उस पर अटैक ना कर सके। फिर इसका एग्जांपल दिया हुआ है सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ये कॉमन प्रिजर्वेटिव्स हैं। ठीक है, इन्हें हम जैम्स में भी यूज़ करते हैं, स्क्वैशेस में यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर कॉमन सॉल्ट को बेसिकली मीट में भी डाला जाता है, फ़िश में भी डाला जाता है ताकि उसे प्रिजर्व किया जा सके। जो मीट है, फ़िश है, उसे बेसिकली ड्राई सॉल्ट से कवर किया जाता है। एंड आंवला में, रो मैंगोज़ में, टमरिंड में, शुगर, जैम्स, जेली, स्क्वैशेस, इनमें तो शुगर डाल रहे हैं, लेकिन जो आंवला है, रो मैंगो है, टमरिंड है, इसमें सॉल्ट को डाला जाता है। ठीक है, शुगर जो है ये बेसिकली क्या करता है, ये मॉइस्चर को रिड्यूस करता है जिसकी वजह से बैक्टीरिया ग्रो नहीं होता और फूड हमारा ख़राब होने से बच जाता है। ऑयल है, विनेगर है, ये भी क्या काम करता है, हमारे फूड को बचाता है। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट जो है ये भी हमारे फूड को बचाती है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि मिल्क को यूज़ करने से पहले मिल्क को बॉईल किया जाता है ना। तो बॉइलिंग जो है ये क्या करती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करती है, राइट। फिर हम अपने फूड को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, अगर मान लो फ्रिज का टेम्परेचर बहुत लो है तो उसमें माइक्रोब्स जो हैं वो ग्रो करेंगे। एंड ये जो मिल्क बॉइलिंग वाला मैंने बताया था, इसी को ही हम पैस्चराइजेशन भी बोलते हैं। तो पैस्चराइज्ड मिल्क जो है can be consumed without boiling as it is free from harmful microbes. The milk is heated to about 700 degrees Celsius for 15 to 30 seconds and then suddenly chilled and stored. By doing so, it prevents the growth of microbes. This process was discovered by Louis Pasteur. तो ये पैस्चराइजेशन की जो प्रोसेस है ये किसने डिस्कवर करी थी, लुइस पास्टर ने करी थी और इसी को ही हम पैस्चराइजेशन बोलते हैं। पैस्चराइजेशन क्या है कि जो मिल्क होता है उसे हीट किया जाता है 700 डिग्री सेल्सियस पर फॉर 15 to 30 सेकेंड्स एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड, जिसकी वजह से क्या है, जिसकी वजह से माइक्रोब्स ग्रो नहीं कर पाते। फिर आता है स्टोरेज एंड पैकिंग। तो these days dry fruits and even vegetables are sold in sealed airtight packets to prevent attack of microbes। ठीक है, तो जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उन्हें सील्ड एयर टाइट पैकेट्स में क्या किया जाता है, सोल्ड किया जाता है ताकि माइक्रोब्स जो हैं वो अटैक ना कर सकें। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड द नाइट्रोजन साइकिल। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है ये बेसिकली एक नेचुरल प्रोसेस होती है जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी नाइट्रोजन गैस है ये एयर में प्रेजेंट होती है। एयर में अबाउट 78% नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होती है। तो जो प्लांट्स होते हैं ये क्या करते हैं, इस नाइट्रोजन गैस को यूज़ करते हैं और वो ग्रो करते हैं, राइट। बेसिकली नाइट्रोजन का काम क्या होता है, न्यूट्रिएंट में काम होता है, ठीक है, प्रोटीन्स बनाने में नाइट्रोजन का काम होता है और बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स जो है वो नाइट्रोजन बनाती है। ठीक है, सो
बट प्रॉब्लम ये आती है कि ज़्यादातर प्लांट्स जो हैं वो नाइट्रोजन गैस को डायरेक्टली एयर से यूज़ नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि ये जो एयर में नाइट्रोजन है वो बहुत स्टेबल है और अनरिएक्टिव होती है। तो इसलिए क्या होता है, इसलिए नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो हम यहाँ पे प्लांट्स जो हैं ये करते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है ये दो तरीके से होती है। एक तो होती है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन और दूसरी होती है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है, देखो ये हमारी पूरी नाइट्रोजन साइकिल है। ओके, तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे ये मान लो ये हमारा प्लांट है, ठीक है। इस प्लांट में क्या है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। इस प्लांट की रूट्स में क्या प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। अब एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ये जाती है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के पास, और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है ये नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है, NH3 में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। फिर कुछ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इस NH3 को NO2- और NO3- में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसे हम नाइट्रिफिकेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो NH3 सबसे पहले NO2- में कन्वर्ट हुई, फिर NO2- जो है ये NO3- में कन्वर्ट हुआ, जिसे हम नाइट्रिफिकेशन बोल रहे हैं, राइट। अब ये जो हमारा NO3- है, इसमें ना क्या होता है, एक तो सबसे पहले डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है इसकी डीनाइट्रिफिकेशन करा देता है, और वापस से जो हमारी नाइट्रोजन है ये एटमॉस्फेयर में चली जाती है। दूसरा क्या होता है, दूसरा एसिमिलेशन होती है। मतलब कि एसिमिलेशन में क्या होता है कि अब जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। प्लांट्स ने, ये हमारा प्लांट है, इसने नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लिया। फिर उसके बाद एनिमल्स जो हैं वो प्लांट्स को खाते हैं, है ना, तो एनिमल्स में भी नाइट्रोजन चली जाती है। अब मान लो प्लांट्स और एनिमल्स की डेथ होती है, तो क्या होता है कि जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, डीकम्पोजिशन करते हैं, है ना। तो डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स का डीकम्पोजिशन होता है, तो डीकम्पोजर्स जो हैं ये क्या करते हैं, ये अमोनिफिकेशन करते हैं, ये अमोनियम आयन बना लेते हैं, राइट। और ये हमारा अमोनियम आयन जो है NH4+, ये वापस से NO2- में कन्वर्ट हो जाता है, और वापस से ये साइकिल ऐसे चलती रहती है, राइट। अब मैं इसको आपको और अच्छे से समझाती हूँ। देखो, सबसे पहले बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है कि इसमें क्या होता है, इसमें एक हमारा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है। यहाँ पे हमने देखा ना कि यहाँ पे हमारा एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, ठीक है। अब इस नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का नाम होता है क्या, राइजोबियम। इसका नाम क्या है, इसका नाम है राइजोबियम। राइजोबियम जो है ये रूट नोड्यूल्स में रहता है, ठीक है। जैसे कि लेग्यूम्स में आता है हमारे बीन्स, पी, क्लोवर, ये इनके रूट नोड्यूल्स में क्या है, इनके रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम रहता है, जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है, ठीक है। और बाकी के कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो भी सॉइल में रहते हैं। अब इन बैक्टीरिया के पास एक ऐसा एंजाइम होता है जिसे हम बोलते हैं नाइट्रोजिनेस। ये क्या करता है, बेसिकली ये नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, उन बॉन्ड्स को तोड़ता है और हमारा अमोनिया बन जाता है NH3। यहाँ पे हमने देखा कि ये हमारा नाइट्रोजन है, ये हमारा NH3 में कन्वर्ट हो गया। किसने कन्वर्ट करा, राइजोबियम ने कन्वर्ट करा, जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, ठीक है। अब ये जो अमोनिया है ये सबसे पहले नाइट्रिफिकेशन होता है इसका। एक तो सबसे पहले हमारा बनता है नाइट्रेट, ये हमारा बन रहा है NO2-, फिर हमारा बनता है नाइट्राइट NO3-। तो NH3 से हमारा NO2- बना और NO3- बना, ठीक है। सो द अमोनिया इज देन कन्वर्टेड इनटू अदर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स लाइक नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स, and which plants can absorb through their roots and use to grow। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ना कि ये जो हमारे प्लांट्स हैं ये क्या कर रहे हैं, एसिमिलेशन कर रहे हैं। NO3- का एसिमिलेशन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ नाइट्रोजन इन प्लांट्स, राइट। फिर उसके बाद इन वाटर इन्वायरमेंट्स बैक्टीरिया इन द वाटर फिक्स नाइट्रोजन गैस इनटू अमोनियम। अब
एक्वेटिक इन्वायरमेंट में क्या होता है कि जो पानी में जो बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, नाइट्रोजन गैस को अमोनियम में कन्वर्ट कर देता है। फिर अमोनियम जो है ये एक्वेटिक प्लांट्स जो है यूज़ करते हैं एज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। फिर नाइट्रोजन जो है ये इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाती है बाय डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स और डिकेइंग वेस्टेज। दीज वेस्टेज रिलीज नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम। अमोनियम इन द सॉइल इज देन can be turned into nitrate by a two-step process by two different types of bacteria। तो यही हमने यहाँ पे देखा था कि डीकम्पोजर्स ने क्या करा, अमोनिफिकेशन करी, अमोनियम आयन बना और फिर से वो NO2 माइनस में कन्वर्ट हो गया। So in the form of nitrate, nitrogen can be used by plants through the process of assimilation. It is then passed along to animals when they eat the plants. Nitrifying bacteria change the ammonium ion into nitrites and nitrates. Some of the nitrates are used by plants. The process of converting ammonium ions to nitrite or nitrate is called nitrification. Some other bacteria called denitrifying bacteria convert some of these nitrates in the soil back into nitrogen gas in a process called denitrification. The process is the opposite of nitrogen fixation. Denitrification returns nitrogen gas back to the atmosphere where it can consume the nitrogen, where it can continue the nitrogen cycle. तो वही ये पूरी साइकिल यहाँ पे थ्योरी में लिखी हुई है, ठीक है। फिर आता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होती है कि जब थंडरस्टॉर्म्स में क्या होता है, लाइटनिंग स्ट्राइक्स होती है, तो उसमें क्या होता है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर हो जाता है लाइटनिंग की वजह से, जो कि नाइट्रोजन एटम्स के बीच में बॉन्ड को क्या करता है, वो तोड़ देता है और उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करती है और नाइट्रेट को फॉर्म कर लेती है। और फिर ये जो नाइट्रेट्स हैं ये रेन वाटर में डिज़ोल्व कर जाते हैं और वो सॉइल में चले जाते हैं और प्लांट की रूट्स उसे एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारी लाइटनिंग हुई है, ठीक है। लाइटनिंग में क्या हुआ, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर हुआ, जिसकी वजह से नाइट्रोजन के बीच में जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स प्रेजेंट थे वो टूट गए और नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर गया, नाइट्रेट बन गया और फिर वो सॉइल में चला गया, रूट्स ने एब्जॉर्ब कर लिया और फिर से वो प्रोसेस चलती रही, राइट। तो ये होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। और बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में आप ये पूरी ऐसे साइकिल बना देना, राइट। तो अगर आप एग्ज़ाम में ना ये पूरी साइकिल भी बना के आते हो ना तो आपको फुल नंबर मिलेंगे, ओके। तो यही हमारा पूरा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फो। फ्रेंड्स मतलब कि जो हेल्पफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फो मतलब कि जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ओके।